व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस और आप लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करा, तो बहुत अच्छा लगा। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपको सिखाऊंगा मेनली शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज का वीडियो सभी अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, यारों तक शेयर करना, क्योंकि आज की वीडियो में जो टॉपिक्स करेंगे वो आपके एग्जाम्स में 100% आ रहे होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त टॉपिक। चलिए लेट्स बिगिन। तो सोर्सेज में हमने लास्ट क्लास में रिटेन्ड अर्निंग्स पढ़ा था। अब आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है शेयर्स। ठीक है, अब देखो शेयर्स होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कोई भी कंपनी हो, अगर वो एक पब्लिक कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में है क्या। देखो हमारे पास अगर हम बात करें, खुल जाओ यार, जल्दी से खुल जाओ। हमारे पास एक कंपनी है, ये कंपनी दो तरीके की हो सकती है, इनफैक्ट तीन तरीके की हो सकती है। एक हमारे पास है प्राइवेट कंपनी, एक हमारे पास है पब्लिक कंपनी, एक हमारे पास है गवर्नमेंट कंपनी। यानी जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, वो ये होता है कि पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग पब्लिक को ना गवर्नमेंट से रिलेट कर लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने और आपने मिलके एक कंपनी बनाई। ठीक है, मैंने और आपने, हम दो लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाई। धीरे धीरे कंपनी ग्रो होने लगी, बड़े होने लगी, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग हो गए, आने लगे, पैसा लगाने लगे और कंपनी में पार्टिसिपेट करने लगे। तो एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग हो सकते हैं जिन्होंने प्राइवेटली ही अपना अपना पैसा लगाया होता है और कंपनी में हिस्सा लिया होता है। जैसे कंपनी सपोज हम 2 लोगों ने शुरू करी थी, 5 लाख प्लस 5 लाख लगा के 10 लाख में कंपनी शुरू करी थी। यानी मेरे पास 50% हिस्सा हो गया कंपनी का, आपके पास भी 50% हिस्सा हो गया कंपनी का। अब जब भी कोई नया इंडिविजुअल आएगा वो हमारे से हिस्सा खरीदेगा। अब फॉर एग्जांपल हमने बोला कि एक नया इंसान आ रहा है, हमने उसको बोला कि हम आपसे 20 लाख रुपए लेंगे और आपको 20% शेयर दे देंगे। तो अब क्या होगा, जब वो 20 लाख रुपए लगाएगा तो इसको 20% मिल जाएगा, तो मेरे पास से 10% माइनस होगा, यहां से भी 10% माइनस होगा। तो एक 40% हिस्सा, फिर 40% हिस्सा और 20% हिस्सा। ऐसे कंपनी में शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। फिर हमने किसी नए इंडिविजुअल, कोई और 2 लोग नए आए, उन्होंने बोला हम 30 लाख लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है, इस बार हमारी कंपनी क्योंकि बड़ी हो चुकी है तो हम 30 लाख में आपको 12% देंगे। तो अब हमने 2 लोग और बुला लिए, उन्होंने दोनों ने मिलकर 30 लाख लगाए, तो इनको 12% ऑफ द कंपनी मिल गया। तो अब 12% क्या होगा, 4% मैंने अपना शेयर सेल करा, 4% बी ने शेयर सेल करा, यानी आपने 4% इन्होंने अपना शेयर सेल करा। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पे हो क्या रहा है, अगर देखा जाए तो यहां पे हो रहा है कि मेरे पास बचा 36% कंपनी का शेयर, यहां भी बचा 36%, यहां पे बचा 16% और यहां आ गया 12%। तो ऐसे लोग पैसा लगाते रहते हैं और कंपनी बड़ी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। बट प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लोगों ने मिलकर बनाई हुई है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम चाहें कि जनरल पब्लिक हमारे कंपनी में हिस्सा खरीदे, यानी पब्लिक हमारे कंपनी में शेयर खरीदे, शेयर का मतलब क्या है, हिस्सा। जैसे यहां पे पार्ट सेल आउट हो रहा था ना, ऐसे, तो वो कंपनी प्राइवेट से कन्वर्ट हो जाती है कौन सी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी यूजुअली वो कंपनी होती है जिसका जनता में विश्वास है, जिसका जनता में नाम है, लोग ऑलरेडी उस कंपनी को जानते हैं और वो उस कंपनी में पैसा लगा देंगे। तो वो कंपनी एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। और वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, जिसमें सरकार ने पैसा लगाया है, मोर देन 51% ऑफ द स्टेक सरकार का है, 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में फर्क है। ये बात समझ गए? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि शेयर क्या है, व्हाट इज एक्चुअली शेयर। तो देखो शेयर क्या है, जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाओगे, जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो
आप वहां पे उस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो ना, उस कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हो। आपने पैसा लगाया, आप मालिक बन गए, आप ओनर बन गए। तो शेयर क्या है? शेयर एक वो पार्ट है जिसमें आपको कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो और कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हो, मालिक होने का अधिकार खरीद रहे हो। सपोज आपने रिलायंस में 20,000 रुपए के शेयर खरीद लिए, तो आप ठोक के बोल सकते हो मैं रिलायंस का मालिक हूं। मालिक हो गए आप, बिल्कुल हो गए। 20,000 रुपीज का ओनरशिप आपका है। मैंने टाटा में 25,000 रुपए के शेयर खरीद लिए, तो 25,000 रुपए का मालिक मैं हूं टाटा का। तो ये होता है हमारे पास शेयर। शेयर का मतलब हिस्सा, ओनरशिप। आपने खरीदा तो आप ओनर हो ना यार, समझे? तो क्या लिखा है देखो, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। वो जो कैपिटल इशू ऑफ शेयर से कंपनी के पास आ रहा है उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। शेयर का मतलब हिस्सा ही होता है हिंदी में। ईच शेयर हैज इट्स ओन नॉमिनल वैल्यू। हिस्सा कितने का है, हर शेयर की एक वैल्यू होती है। पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। जो इंसान शेयर खरीद रहा है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। करेक्ट है। अब शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं सर? शेयर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है। जो पैसा इक्विटी शेयर से लिया जाएगा उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया जाएगा उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आओ आपको वो दिखाता हूं। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है पीपीटी में? हाँ देखो, यहां से आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है इक्विटी में और प्रेफरेंस में। बहुत बड़ा हो गया भाई, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको। आओ जी, अब देखो देखो नाम में ही है इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आ गया ना। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसमें इस शेयर होल्डर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, पहली ऑप्शन दिया जाएगा। सर किस चीज का पहला ऑप्शन दिया जाएगा? देखो कंपनी ना शेयर होल्डर को यानी मालिक को, आपने पैसा लगाया तो आप मालिक हो, आप ओनर हो, तो कंपनी शेयर होल्डर को क्या क्या चीजें देती है? सबसे पहले कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा, अब सपोज हम 10 लोगों ने शेयर खरीदा हुआ है, ABCDEFGH 10 तक, ठीक है, हम 10 लोगों ने शेयर खरीदा हुआ है तो हम 10 मालिक हैं। अब कंपनी को अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी हम सबको 10-10 हजार रुपए बांटेगी ना। इस प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, DIVIDEND। जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। बाद में किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले किस चीज का प्रेफरेंस है? डिविडेंड का। इसके बाद जब भी कंपनी बंद होगी, जब भी कंपनी क्लोज होगी, तो जो आपने कैपिटल लगाई हुई है वो वापस मिलेगी। तो पहले रीपेमेंट किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर का होगा, बाद में इक्विटी का होगा। तीसरी चीज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट पे मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको 10% या 12% जितना भी आपने पैसा लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा ये डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पे। अगर प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हुए तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट्स बहुत खराब हुए तो डिविडेंड भी खराब होगा, प्रॉफिट हुए ही नहीं तो डिविडेंड नहीं भी मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, इक्विटी का ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसमें प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कितना बेनिफिट है। लेकिन अगर इक्विटी को देखूं, इक्विटी में रिस्क जरूर है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। अगर बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो उसको डिविडेंड भी बड़ा जबरदस्त मिल जाएगा, प्रेफरेंस को तो एक छोटा सा फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब कौन सा शेयर सस्ता होगा, कौन सा शेयर महंगा होगा। तो देखो लिखा हुआ है फेस वैल्यू इक्विटी की लो है और प्रेफरेंस की हाई है। प्रेफरेंस की हाई क्यों है, कारण क्या है? वही फिक्स्ड की वजह से, ठीक है। अब रिस्क की बात करें तो ये लाइन काट देना बिल्कुल ही एज इट इज, यहां पे गलती से कॉपी पेस्ट हो गया। रिस्क इक्विटी में हाई है, यहां पे लो कर लेना। जो रिस्क है इक्विटी में वो ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहां पे डिविडेंड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर। बट प्रेफरेंस में ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है तो यहाँ पे रिस्क कम होता है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट्स, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। रिफंड ऑफ कैपिटल, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो इनको बाद में मिलेगा यानी आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको पहले मिलेगा यानी बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले इनको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, बाद में इक्विटी को मिलेगा, ठीक है। वोटिंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट। जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। सर वोटिंग राइट्स का क्या मतलब है? वोटिंग राइट्स का मतलब है कि अगर मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वहां पे वोट करने का अधिकार सिर्फ इनको है। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट ऑल द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलती, लेकिन अगर 2 साल तक कोई डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है इन्हें और इनसे रिलेटेड कोई चीज है तो फिर इनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। सर डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है इससे क्या मतलब है? अभी तो आपने बोला था डिविडेंड फिक्स्ड है। बेटा फिक्स्ड है, लेकिन मिलेगा तो तभी ना जब प्रॉफिट होगा। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो थोड़ी ना मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो पहले इनको मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा, बाद में इनकी बारी आएगी इक्विटी की। सही है? चलो जी, अब देखो अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले हम इक्विटी के बारे में पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। कंपनी आपको एज अ पब्लिक बोलेगी हमारे यहाँ पैसा लगाओ, आपको मालिक बनाएंगे, आपको ऑनर बनाएंगे, आपको हिस्सा देंगे कंपनी में। ठीक है, इसके बाद इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड, इनको फिक्स नहीं मिलता, अर्निंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दे आर द रेजिडुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज द रिस्क। रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। ठीक है, देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि ये कहां तक के लिए लाइबल होंगे? कंपनी में अगर लॉस होगा तो क्या इनका भी नुकसान होने वाला है? यस, जितना इन्होंने पैसा लगाया वो डूब सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दीज शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। अगर आप इक्विटी खरीदते हो तो क्या बेनिफिट्स हैं? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स? क्या क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहले, इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू एज्यूम हायर रिटर्न्स। इक्विटी शेयर्स उनके लिए बने हैं जो हाई रिटर्न्स चाहते हैं, मतलब जिनको रिस्क लेने में मजा आता है। भाई ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा ना इनको, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेरिट ये है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी, इसीलिए कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। कंपनी के लिए क्या मेरिट है ये कि आपका डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो दे देना, नहीं होगा तो मत देना, तो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं क्रिएट होता एज अ कंपनी। उसके बाद इक्विटी कैपिटल एक परमानेंट कैपिटल है, यानी एज अ कंपनी आपको जब पैसा मिल गया तो परमानेंटली मिल गया। अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कि आपको वापस देना है इसको। अगर बैंक लोन लो तो लोन तो एक समय सीमा के साथ आएगा ना, टाइम लिमिट के साथ आएगा ना, कि 5 साल 10 साल 15 साल बाद वापस देना है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, जब कंपनी बंद होगी तब वापस देना है, उससे पहले कोई नहीं मांग रहा आपसे पैसा। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। इक्विटी शेयर्स अगर आप इशू करते हो और आपके बिक भी जाते हैं तो एक तो आपका ट्रस्ट वर्दीनेस शो करता है कि जनता आप पे विश्वास कर रही है। तो अगर आप कल लोन लेने के लिए भी जाओ बैंक से तो बैंक बोलेगा ठीक है यार, पब्लिक के लिए ट्रस्ट वर्दी कंपनी है तो हम भी लोन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट इज एश्योर्ड। कंपनी डेमोक्रेटिकली चलती है। डेमोक्रेटिकली कैसे चलती है सर? कोई भी डिसीजन होगा वोटिंग से होगा। वोटिंग राइट सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को हैं, तो जो भी मेजॉरिटी बोलेगी वहां पे डिसीजन होगा। मतलब कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो ऑनर लोग डिसाइड करेंगे ना, उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। अब वोट कैसे होगा? आप अपनी इच्छा से दे सकते हो, जो मेजॉरिटी कहेगी वो होगा। तो यहाँ पे ये मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस क्या है? जिन इन्वेस्टर को फिक्स्ड इनकम चाहिए उनके लिए नहीं बना यार, देखो, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट है। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम होगा। तो जिन्हें स्टेडी इनकम चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए, उनके लिए नहीं बना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। थोड़ा सा अदर सोर्सेज के कंपैरेटिवली महंगा है सर। अदर सोर्सेज जैसे, अदर सोर्सेज का मतलब आप जैसे आप बोल सकते हो कि रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे आप बोल सकते हो कि डिबेंचर्स, तो उनसे थोड़ा सा महंगा रहता है। सर महंगा क्यों रहता है? ये महंगा इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर ना कुछ इनिशियल कॉस्ट आती हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस छपवाना, ब्रोकर जो सारा काम कराएगा उसकी ब्रोकरेज देना, ब्रोकरेज मतलब कमीशन देना, सेबी की फीस जमा करना, सेबी एक बॉडी है, कंपनीज एक्ट की वेरियस फीस डिपॉजिट्स करना, तो काफी कॉस्ट आती है शेयर इशू करने में, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है। उसके बाद फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं, तो आपको काफी प्रॉब्लम रहने वाली है शेयर इशू करने में। और उसके साथ साथ जब भी आप नए इक्विटी शेयर इशू करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल अभी बस 4 लोगों के पास इक्विटी शेयर है, ए बी सी डी, 4 लोग ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब अगर आपने 4 लोगों को और शेयर दे दिए तो उनको भी वोटिंग राइट्स मिल गए, तो अब डिसीजन मेकिंग 8 लोग करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? पहले सिर्फ 4 करते थे, अब सिर्फ 8 हो जाएंगे। तो अब डिसीजन मेकिंग जो आपके पास पावर थी ना वो बट गई, डाइल्यूट हो गई। पहले सिर्फ 4 लोगों के पास थी, वो मिलके मजा करते थे, अब 8 हो गए, तो यार अब मेजॉरिटी जो भी कहेगी वो करना पड़ेगा। तो जब भी आप नए इक्विटी शेयर इशू करोगे
तो वोटिंग पावर डाइल्यूट होती है और अर्निंग्स भी डाइल्यूट होती हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, डाइल्यूट तो होगी ना। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक प्रेफरेंशियल पोजीशन मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी के ऊपर। किस किस चीज में, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है इनको, कोई भी डिविडेंड हो इक्विटी से पहले इनको मिलेगा। और दूसरा क्या है, दूसरी चीज क्या मिलती है इनको, रिसीविंग देयर कैपिटल, अपना कैपिटल का पैसा भी, रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स ऑफ कंपनीज क्रेडिटर, कंपनी के क्रेडिटर के बाद पहले इन्हीं को पैसा मिलेगा। क्रेडिटर का मतलब क्या है, जैसे मतलब अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो पहले लोन का पेमेंट होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड की रिस्पेक्ट में भी और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की रिस्पेक्ट में भी। इसके क्या क्या फायदे हैं वही लिखेंगे। सबसे पहले तो किन के लिए सूटेबल है, यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जिनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। प्रेफरेंस शेयर काफी स्टेडी इनकम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इट डजंट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है ये किसी भी तरीके से इक्विटी का कंट्रोल को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू भी करते हो तो कंट्रोल नहीं जाता इक्विटी का, डिसीजन सब इक्विटी लेंगे क्योंकि वोटिंग राइट सिर्फ उनको ही है, इनको तो है ही नहीं। तो इट डजंट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर डजंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस कैपिटल डजंट क्रिएट एनी सोर्स ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, अब सपोज आपने लोन लिया, तो लोन अगर आप नहीं चुकाओगे तो संपत्ति भी बिकेगी कंपनी की, पे करना पड़ेगा। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे आपके किसी भी एसेट पे इस तरीके का कोई चार्ज क्रिएट नहीं करते। यानी इन केस आप नहीं भी पे कर पाए पैसा तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि देना ही देना है। लोन में ऐसा होता है कि लोन ले लिया तो चुकाना ही पड़ेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके एसेट्स पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करते। इसके बाद क्या है, लिमिटेशंस क्या होंगे, नॉट सुटेबल फॉर दोज हु आर विलिंग टू टेक रिस्क, उनके लिए नहीं बने जो रिस्क लेना चाहते थे, जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, उनके लिए नहीं बना। इसके बाद क्या है, प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है कि देखो यार, है तो शेयर ही ना, तो अगर हम बात करें कि कोई भी शेयर इशू होगा तो पुराने वाले का कंट्रोल तो डाइल्यूट होगा ही। तो जब प्रेफरेंस शेयर भी इशू होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल तो जाएगा, ठीक है। द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट, सो देयर इज नो टैक्स सेविंग। ये समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा लोन का एग्जांपल लेना पड़ेगा, डिबेंचर का एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखो सपोज हम डिबेंचर इशू करते हैं, डिबेंचर का मतलब लोन है, लोन पे क्या पे करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक खर्चा है बेटा, खर्चा है तो वो प्रॉफिट में से माइनस होगा। सर इसका क्या मतलब है कि प्रॉफिट में से माइनस होगा, थोड़ा सा आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बनाएं तो एज्यूम कर लो कि आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है आपके पास 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब आपने एक लाख रुपए का लोन लिया, लोन P&L में तो नहीं जाएगा, लोन तो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी में, लेकिन इस लोन पे एक 20% का इंटरेस्ट था, लोन पे 20% का इंटरेस्ट था, तो 1 लाख पे 20% 20,000 का इंटरेस्ट हो गया, वो तो खर्चा है इंटरेस्ट, वो आप यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट 20,000। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया टू नेट प्रॉफिट 1 लाख माइनस 20,000, तो 80,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट निकल के आया। अब सपोज आपको टैक्स पे करना है, तो टैक्स किस पे देना है, इस नेट प्रॉफिट पे देना है। सपोज टैक्स आपको 10% देना है, तो 80,000 का 10% 8,000 का टैक्स बैठेगा, ठीक है। सपोज आपको ये 1 लाख रुपए की जरूरत थी, आपने लोन नहीं लिया, आपने शेयर इशू कर दिए, आपने लोन ना लेके शेयर इशू कर दिए, तो बेटा शेयर होल्डर को आपको देना होता है डिविडेंड। जब आप डिविडेंड दोगे ना, डिविडेंड आपका खर्चा नहीं होता, वो यहां नहीं आ सकता क्योंकि वो खर्चा नहीं है। डिविडेंड का मतलब तो प्रॉफिट है, खर्चा नहीं है। इट मींस यहां पे आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 80 ना आके 1 लाख ही आ जाएगा,
और 1 लाख पे आपको जो टैक्स देना होगा वो 10% 10,000 देना होगा, यानी इस 20,000 ने आपका टैक्स बचा दिया था। कुछ टैक्स सिर्फ 8,000 देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरा 10,000 देना पड़ रहा है। तो अगर आप शेयर इशू करते हो तो शेयर पे आपको डिविडेंड देना होता है, जो कि टैक्स के लिए डिडक्टेबल नहीं है, यानी यहां से माइनस नहीं होगा, तो आपको जो टैक्स है वो सेविंग नहीं होगी शेयर के केस में। टैक्स सेविंग सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर के केस में होती है। सही है जी। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, द डिविडेंड पेड is not deductible from profit as an expense, so there is no tax saving। टैक्स सेविंग नहीं होती। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर यूजुअली हायर होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से, तो यहां पे ये फेवर कर रहा है कि भाई डिवेंचर ले लो, शेयर इशू मत करो। तो गाइज ये था हमारे पास पूरा का पूरा, अच्छे से हमने समझा कि व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर समझ में आया होगा और पूरा का पूरा कंपनी में शेयर्स का क्या सिस्टम चलता है वो भी समझ में आ गया होगा। स्टिल इन केस आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई कंफ्यूजन होता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको फटाफट से सॉर्ट आउट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको शेयर्स वाला टॉपिक क्लियर है और बड़े सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।